हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि फ्रांस की क्रांति क्या थी। तो ये बात है 18वीं शताब्दी की। आपको पता होगा कि जो फ्रांस की क्रांति है वो फ्रांस के इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन एक तरीके से फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो एक तरीके से बिल्कुल बदल गई थी। तो हम बात करें 18वीं शताब्दी की। तो 18वीं शताब्दी में क्या होता था, फ्रांस में राजतंत्र हुआ करता था। तो फ्रांस में एक राजा का शासन था और उस राजा का नाम था लुई सोलवा। लुई सोलवा। तो हम बात कर रहे हैं, ये डेट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1789 1789 वो डेट है जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। तो इसकी डेट जो है वो बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट। और जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो रूस की हो चाहे वो अमेरिका की हो, तो ये सारी की सारी क्रांतियाँ, चाहे हम ले सकते हैं जो गौरवमयी क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, तो उसको भी हम ले सकते हैं। तो ये जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या हमारे इंडिया में, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इन सब को आपने याद रखना है कि ये कब हुई थी और क्या ऐसी सिचुएशन थी जो ये क्रांति हुई। तो फ़िलहाल हम चर्चा कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के टाइम पे क्या था। तो मैंने आपको बताया अभी कि फ्रांस में राजतंत्र हुआ करता था। 1789 में ये क्रांति शुरू हुई थी। अब क्या हुआ कि 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली थी। 1776 में जब अमेरिका को आज़ादी मिली तो उसको आज़ाद कराने में फ्रांस का एक बहुत बड़ा रोल था। तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए। अमेरिका में क्या हुआ था कि अमेरिका के जो 13 राज्य थे वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे। तो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, तो उन 13 कॉलोनियों को आज़ाद कराने में फ्रांस ने बहुत बड़ी मदद की थी। अब उससे क्या हुआ कि फ्रांस पे कर्ज का भार बहुत बढ़ गया युद्धों की वजह से। जो युद्ध में इधर उधर खर्चा हुआ, तो उसकी वजह से फ्रांस पे एक आर्थिक जो है कह सकते हैं कि लोन जो है, विदेशी कर्ज वगैरह बहुत बढ़ गया था। तो जब शासन आया लुई सोलवा का, अब राजतंत्र जब था वहाँ पे, तो उसमें क्या था कि राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का जो बेटा है वही राजा बनता है। तो यहाँ फ्रांस के जितने भी राजा होते थे वो सब लुई लुई कहलाते थे, जैसे लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शासन चलता हुआ आ रहा था। तो इसी तरीके से अब जो फ्रांस की क्रांति पे जो राजा था वो था लुई सोलवा, यानी कि 16 नंबर का जो वहाँ का शासक हुआ था। अब क्या हुआ, जब लुई सोलवे का जब राज तिलक हुआ तो उस टाइम पे जो राजघराना था या जो राजा था, तो वो खजाना वहाँ का पूरी तरीके से खाली हो गया था। तो इनको जो आदत थी वो थी बहुत ऐशो आराम से जीने की। तो इनको अब ये सोच रहे थे कि हमारे ऐशो आराम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम पे जो है लोन का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है। तो अब इनको चाहिए था पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता था कि जनता के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के जो है जनता से पैसा वसूल किया जाता था। अब इन्होंने देखा कि अब जो है हमारा खजाना तो खाली हो गया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि टैक्स लगाना पड़ेगा, टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स तो पहले से ही लग रहा था, लेकिन अब क्या इन्होंने किया कि टैक्स को बढ़ा दिया।
तो उसके बाद फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में उस टाइम पे 3 वर्ग हुआ करते थे। तो फ्रांस में 3 वर्ग जो हुआ करते थे, अब उन 3 वर्गों की हम बात करते हैं कि वो 3 क्लास यहाँ पे कौन कौन सी थी। तो एक हम इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रांस में क्या होता था, 3 क्लास हुआ करती थी। 3 क्लास कौन कौन सी थी? तो इसमें जो पहली क्लास हुआ करती थी, जो पहला वर्ग हुआ करता था, वो था पादरी वर्ग। ये वाला जो पहला वर्ग था वो था पादरियों का। ये हो गया 1, 2 और 3। पहला वर्ग जो होता था वो पादरी का होता था। दूसरा इसमें होता था कुलीन का, और तीसरा इसमें होता था जनता का। बात करते हैं पहले वाले वर्ग की। अब ये जो पादरी वर्ग होता था, तो ये बहुत ही सम्मान का पद माना जाता था। उस टाइम पे पादरियों का जो वर्ग था, तो ये बहुत सम्मान का होता था, और इन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे राजा की तरफ से। तो अब क्या हुआ कि इनको तो टैक्स देना नहीं था, ये तो बहुत सम्मान वाला पद होता था, तो इनको विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। टैक्स देना तो दूर की बात, इनको सरकार की तरफ से जैसे आज भत्ते दिए जाते हैं हमारे देश में, जो उच्च अधिकारी होते हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनको कुछ भत्ते दिए जाते हैं। वेतन के साथ साथ भत्ते भी दिए जाते हैं, यानी कि एक सैलरी तो मिल ही रही है, सैलरी के अलावा और जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं उनको। इस तरीके से इनका यहाँ पे पद था कि इनको भत्तों की तरह और सुविधाएं भी दी जाती थी, और टैक्स इनको पे करना नहीं होता था। अब आते हैं कुलीन वर्ग, जो सेकंड क्लास है हमारी। अब सेकंड क्लास को भी टैक्स नहीं देना होता था। सेकंड क्लास में क्या आता था, एक आपने सुना होगा जो एलीट क्लास होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं, जैसे आज हमारे देश में अंबानी है, अडानी है, टाटा है, तो ऐसे ऐसे ये लोग क्या है, कुलीन कह सकते हैं हम इनको। तो बहुत अमीर लोग होते थे, तो इनको टैक्स नहीं देना होता था फ्रांस में उस टाइम पे, क्योंकि सरकार जो एक तरीके से जो राजा था, तो राजा को इन लोगों से बहुत बड़ा फ़ायदा होता था, तो इनको टैक्स नहीं देना था। तो इसमें एक तो कुलीन वर्ग में एक तो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे वो आते थे, और दूसरे आते थे इसमें सामंत। सामंत क्या होते थे, जिनके पास भूमि का केंद्रीकरण होता था। तो भूमि का केंद्रीकरण होता था, और इनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे मजदूर, छोटे छोटे किसान काम करते थे। तो इनको क्या है, इनको भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं होता था। अब आते हैं थर्ड क्लास पे। अब तीसरी क्लास में क्या होता था, इसमें जनता थी, और इसमें जनता, गरीब जनता में जो है छोटे छोटे किसान आते थे इसमें, और मज़दूर आते थे, और इसमें कुछ पढ़े लिखे वर्ग भी थे, जैसे कि वकील कह सकते हैं हम, या जो थोड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े अमीर लोग भी इसमें आते थे। तो थर्ड क्लास में जनता हो गई, और मज़दूर हो गए, थोड़े अमीर लोग भी इसमें होते थे, तो इसमें बहुत सारे लोग थे। अब क्या है, हमने देखा पहली क्लास में पादरी, इनको तो टैक्स नहीं देना। दूसरी में कुलीन, इनको भी टैक्स नहीं देना। अब तीसरी में बचती है हमारी जनता। अब जनता के जो भी वर्ग है, अब इनको टैक्स पे करना होता था। ये जो जनता है, तो इन जनता को टैक्स पे करना होता था, बाकी इनको किसी को नहीं देना, जनता को देना। जनता में अब यहाँ पे थर्ड क्लास में जो भी लोग आते थे उनको टैक्स पे करना था। अब क्या हुआ कि इसमें जो थोड़े अच्छी स्थिति के लोग थे, यानी कि जिनके पास जो है जो अच्छी किसी पोस्ट पे हैं, या थोड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छी संपत्ति है उनके पास, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब टैक्स से जनता को बहुत प्रॉब्लम, जो गरीब जनता थी यहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें ये जो छोटे छोटे किसान थे, अब इन किसानों को, जो सामंत होते थे, अब बड़े बड़े खेत, भूमि का जो केंद्रीकरण था वो तो सामंतों के पास था, और जो छोटे छोटे किसान थे वो तो इनकी ज़मीन पे काम करते थे। तो इनको एक तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा सामंतों को भी देना, और दूसरा ये जो पादरी थे,
इनको ये धार्मिक टैक्स वसूलते थे उस टाइम पे, तो इनको धार्मिक टैक्स भी देना और सामंतों को भी देना। तो जनता, जो गरीब जनता थी, उसके ऊपर ऊपर से जो राजा था उसने भी टैक्स बढ़ा दिया। तो ये जो जनता का जो गरीब वर्ग था, जो गरीब मजदूर थे या जो गरीब किसान थे, तो उनके ऊपर टैक्स का भार इतना बढ़ गया कि उनको भूखे रहने की नौबत आ गई। अब क्या होता है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इनको जो है ये टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इनको बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। तो जब भूखे रहने की नौबत आ गई तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ का जो थर्ड क्लास का जो थोड़े समझदार लोग थे, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो अच्छे लोग थे, तो उन्होंने क्रांति के लिए वो लोग आगे आ गए। तो उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। अब वो लोग इसका विरोध करने के लिए आगे आ गए। अब विरोध करने के लिए जो आगे आए, थोड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, जो थोड़े अच्छे समझदार लोग थे, वो जो आगे आए, तो उनको क्या किया, राजा ने जेल में डलवा दिया। अब वो जो जेल थी उसका नाम था बास्तील जेल। क्या नाम था उसका, बास्तील जेल। एक मिनट, इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। तो बास्तील जेल, यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो कौन सी जेल थी, बास्तील। बास्तील वैसे किला था, बास्तील एक किला था और उस किले के अंदर ये जेल बनी हुई थी, जिस जेल में इन लोगों को डाला गया था। जो भी विरोध करने के लिए राजा ने जो टैक्स लगाया था उसका विरोध करने के लिए जो भी लोग आगे आए उनको उठा के जेल में डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, जनता और भी ज़्यादा भड़क गई। अब इनको जेल में डाल दिया तो जनता और ज़्यादा भड़क गई और बहुत सारी जनता जो है वो रोड पे आ गई क्रांति करने के लिए। तो क्या हुआ, राजा ने वहाँ से इस क्रांति को शांत कराने के लिए या लोगों को मरवाने के लिए अपने बहुत सारे सैनिक जो हैं वो जनता के बीच भेज दिए। तो जब लोगों को ये पता चला कि राजा ने बहुत सारे सैनिक जो हैं वो जो है हमें मरवाने के लिए भेज दिए हैं, और जो बास्तील के किले में जो जेल थी, तो उस किले में जो सैनिक थे, उस किले में उसने यहाँ से जो क्रांतिकारी उठा के वहाँ पे जो है उनको कैद किया था, तो उनको मरवाने के लिए भी एक टुकड़ी वहाँ पे भेज दी। अब जनता के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो जनता ने क्या किया कि जो उसे जहाँ भी पता चला जनता को कि यहाँ पे जो है राजा के हथियार रखे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ भी उन्हें पता चला उन्होंने वहाँ से हथियार लूटने शुरू कर दिए। तो हथियार लूटने के बाद जिसको भी जहाँ से जो हथियार मिले, उन्होंने जगह जगह जाके जहाँ पे भी हथियार रखे थे राजा के उनको लूटा, और जिसको जो भी हाथ लगा वो लेके बास्तील की जेल की तरफ चले गए। इस क्रांति में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बहुत बड़ी संख्या में इस क्रांति में महिलाएं थीं। तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होके बास्तील की जेल की तरफ चल दिए। तो बास्तील की जेल की तरफ चल दिए तो उन्होंने क्या किया, जेल के पास पहुंच के बास्तील का जो किला था उसको तोड़ दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, और वहाँ पे जो कैदी व्यक्ति थे उनको आज़ाद करा दिया। तो उस टाइम पे 7 ऐसे लोग थे जिनको कि राजा ने उठा के जेल में डलवाया था, जो कि इस क्रांति में आगे आए थे। तो उनको उठा के जेल में डलवाया था, तो उन 7 लोगों को आज़ाद करा लिया। तो आज़ाद कराने के बाद अब आपको पता है कि 1789 में ये क्रांति शुरू हुई थी, और 1792 तक आते आते क्या हुआ, यहाँ पे राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हो गई। और 1792 में यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई, और 1793 में अब यहाँ का जो राजा था उसको फांसी दे दी गई। कब दी गई थी फांसी? फांसी दी गई थी 1793 में। 1793 में यहाँ का जो राजा था उसको
फांसी दे दी और यहाँ पे क्या हुआ, गणतंत्र की जगह यहाँ पे स्थापना हो गई, राजतंत्र की जगह यहाँ पे स्थापना हो गई। तो राजतंत्र की जगह यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। और इस क्रांति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा था जो फ्रांस के लोगों के द्वारा दिया गया था, और वो नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का। तो तीन तरह के नारे, ये एक नारा जो इन्होंने दिया था, तो इन्होंने बात की थी इस नारे में समानता की, स्वतंत्रता की और बंधुता की। आपको पता होगा कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, और वो 3 शब्द यही थे। प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए हैं 42 अमेंडमेंट के द्वारा, तो वो 3 शब्द यही जोड़े गए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से 3 शब्द हैं जो 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं, या अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि ये 3 जो शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं 42 अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और ये जो नारा है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, फ्रांस की क्रांति में ही दिया गया था। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है, तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति जो है, तो ये आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का ही टॉपिक है। तो हिस्ट्री में ये है कि थोड़ा डीपली पूछा जाता है, बट पॉलिटी में इसमें ज़्यादा अंदर जाके नहीं पूछा जाता है, थोड़ा ऊपर ऊपर का पूछा जाता है। तो बेसिकली कि ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, या ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वो हमने कहाँ से लिए हैं। तो ये जो बेसिक 2-4 इसके क्वेश्चन हैं वो इससे पूछे जाते हैं अगर हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी जो हिस्ट्री के बच्चे हैं, तो हिस्ट्री वालों के लिए थोड़ा इसको डीपली पढ़ना और इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने बात की आज फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है इसकी फ्रांस की क्रांति में, जिससे कि क्या हुआ, फ्रांस का पूरी तरीके से तख्ता पलट हो गया कि राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की गई, एक संविधान बनाया गया, और जिससे क्या हुआ, बाद में लोगों को सभी को समान अधिकार मिले, सभी को स्वतंत्रता मिली, और उनकी जो ज़रूरतें थी उनका ध्यान रखा गया। तो एक तरीके से एक निरंकुश शासन जो वहाँ पे चलता आ रहा था, राजतंत्र चलता आ रहा था, तो उसकी समाप्ति हुई, और फ्रांस के लोगों को जो भी दिक्कतें थी वो इस क्रांति के द्वारा समाप्त हो गई। तो आपने एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं, तो उन क्रांतियों के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि जब तक कोई बुद्धिजीवी वर्ग आगे नहीं आता है, तब तक क्या है, वो क्रांति सफल नहीं होती है। तो जब भी क्रांति होती है, वो एक उसके लिए क्या है, एक बुद्धिजीवी वर्ग आगे आता है। जैसे आप देखोगे रूस की क्रांति को, या हम देखें भारत की क्रांति को, तो भारत में जो क्रांति हुई थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति हुई, तो उसका नेतृत्व करने के लिए जो भी लोग आगे आए थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। सब लोग कभी ब्रिटेन से बैरिस्टर की डिग्री लेके आए थे, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे जो क्रांति में आगे आए। तो ये जो है जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, तो उसमें जो एक शिक्षित वर्ग होता है, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आज के टॉपिक